स्वागत है आपका जनता टीवी में। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत 4 मिनट 18 मंडल से कर लेते हैं। जालौन में मिलावटी शराब से हुई युवक की मौत। आबकारी विभाग की मिलीभगत से बेची जा रही थी मिलावटी शराब। शराब के सैंपल जांच के लिए भेजे गए लखनऊ। आग से 70% झुलसी है महिला। मौके पर पहुंची है पुलिस। पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया। फतेहपुर में गेहूं के खेतों में अचानक से लगी आग लगने से सैकड़ों बीघे फसल जलकर खाक। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग को कंट्रोल किया गया। हरदोई में शराब की दुकान से 78,000 की नकदी और शराब चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। आगरा में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। भारतीय रेलवे ने सतर्कता बरतना शुरू कर दिया। रेलवे स्टेशन पर RT-PCR जांच शुरू कर दी गई है। रामनगर में शोभा यात्रा में महिलाओं के बाल काटने का मामला यह सामने आया है। बालाजी महाराज की शोभा यात्रा के दौरान हुई घटना। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। झांसी रेलवे स्टेशन में हुई रेप की घटना का खुलासा। कथित फौजियों ने 2 महिलाओं के साथ किया था रेप। पुलिस ने दोनों लोगों को गिरफ्तार किया। तलाश जारी है। औरैया में बदमाशों ने युवक को दिन दहाड़े मारी यह गोली। पुरानी रंजिश के चलते घटना को दिया गया अंजाम। पुलिस ने घायल को पहुंचाया अस्पताल। अमेठी में प्रशासन के सामने लाचार हुआ है नेत्रहीन परिवार। पीएम आवास व पेंशन मिलने से है परेशान। महीनों से लगा रहा है ब्लॉक के चक्कर। नहीं हुई अब तक कोई सुनवाई। आगरा में सड़क हादसे में घायल महिला की मौत। पुलिस की गाड़ी ने 12 दिन पहले मारी थी बाइक को टक्कर। मौके पर हो गई थी पति की मौत। हल्द्वानी बस स्टेशन में सर्वर डाउन होने की परेशानियां। यात्रियों और परिचालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। पिछले 3 दिनों से डाउन है सर्वर। जालौन में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के सामने रोजी रोटी का संकट। समूह की महिलाओं तक नहीं पहुंच रही है भारत सरकार का फंड। सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गया। आगरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव पर लगे हैं गंभीर आरोप। तथा कथित फर्जी चिकित्सक ने लगाए हैं पैसे लेने के आरोप। मोबाइल में कैद किया पैसे लेने का वीडियो। रिक्शे और टेम्पो वालों ने की है हड़ताल। अपनी मांगों को लेकर लगातार कर रहे हैं प्रदर्शन। मांगे नहीं मानने पर लगातार जारी रहेगा प्रदर्शन। बाराबंकी में कार्यक्रम के दौरान महिला शिक्षिका के BSA की सैंडल उठाने का मामला। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। महिला शिक्षिका ने आरोपों से किया इनकार। कहा अपनी मर्जी से उठाकर दी सैंडल। बरेली में SSP की बड़ी कार्रवाई। रिश्वत लेने के आरोप में चौकी इंचार्ज निलंबित। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। सुल्तानपुर में झांकियों में भगवान के रंगमंच चित्रण से श्रीराम की आपत्ति जताई गई है। श्रीराम सेना ने DM को ज्ञापन सौंपा है। अलीगढ़ में तेज रफ्तार कार ने महिला को रौंदा। मौके पर ही महिला की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। काशीपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। मानव विहार पर पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। 1 दर्जन बाइकों के साथ 3 बाइक चोरों को किया गया गिरफ्तार। हरिद्वार में चोरों के हौसले बुलंद है। भोलेनाथ के मंदिर में 2 चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। कानपुर में सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे 15 साल पुराने वाहन। प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार का यह नया ऐलान। चंदौली में शोरूम में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की दर्जनों गाड़ियों ने आग को कंट्रोल किया। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह।
यूपी के फतेहपुर जिले में 2 दिवसीय दौरे पर आए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक प्रतापगढ़ से होते हुए जिले के खागा कस्बे पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने नवीन मंडी स्थल में गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण किया और मंडी स्थल पर ही वृक्षारोपण किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपाई मौजूद रहे, जिन्होंने डिप्टी सीएम का स्वागत किया। मंडी समिति के निरीक्षण के बाद डिप्टी सीएम कस्तूरबा गांधी विद्यालय भी पहुंचे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज का आज निरीक्षण किया है और जो छोटे काम है मरम्मत के उनको कराने के लिए कहा है तत्काल, और मरीजों को हमने बात किया है, मरीज संतुष्ट हैं, उनको छुट का इलाज और जो भी आवश्यकता होगी कल हम बिंदुवार समीक्षा करेंगे और जो भी आवश्यकता होगी फतेहपुर जनपद को हम वो करेंगे। फतेहपुर जनपद को हम सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में, नंबर 1 के जनपद के रूप में, हमारा बहुत व्यवस्थित जनपद के रूप में हम इसको स्थापित करेंगे। केंद्र और प्रदेश की जितनी भी योजनाएं उनको नंबर 1 पर लाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर में नंबर 1 पर लाएंगे। फतेहपुर जनपद के नागरिकों की जो आवश्यकताएं हैं उनको हर संभव पूरा प्रयास करेंगे। सर कोई खामियां मिली कि नहीं मिली? अभी हमने जो मेंटेनेंस है ना उसके लिए हमने कहा है, जैसे पर्दे खराब हैं या टूट फूट है उसको हमने मेंटेन करने के लिए कहा है। आज हमने जो ब्लड सेपरेशन यूनिट है उसका भी, ये पहली यूनिट है जिले की, यहाँ पर जो ब्लड को हम एक साथ हार्मोन के लिए जांच कर सकते हैं, ऑटोमेटिक मशीन है, बहुत दिनों से डिमांड थी, उसको पूरा किया है। और प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने लखनऊ के फैजुलागंज में आज 44 करोड़ के नाले सहित 52.75 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। फैजुलागंज के 1.5 में से 2 लाख की आबादी की सालों से चली आ रही समस्या जलभराव, गंदगी, संचारी रोग और मच्छर जनित बीमारियों से निजात दिलाने के लिए 45 करोड़ रुपए की लागत का 9 किलोमीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़े पाइपलाइन आरसीसी नाले का शिलान्यास किया गया है। और 2024 के चुनाव को लेकर सपा दलितों और पिछड़ों को जोड़ने की कवायद यहां पर लगी हुई है और इसी कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव रायबरेली पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने महाविद्यालय में कांशीराम के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के पिता बदलू मौर्य का प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया है। मुझे खुशी है इस बात की कि एक बार फिर लोगों को जोड़ने का काम होगा। जैसा कि माननीय काशीराम जी ने जीवन भर बामसेफ, DS4 या बहुजन समाज पार्टी बना करके उन्होंने लोगों को जोड़ा, हर वर्ग के लोगों को जोड़ा, और जैसे जैसे राजनीतिक परिस्थितियां बनी उस हिसाब से संगठनों को जोड़ करके उन्होंने एक राजनीतिक ताकत का और राजनीतिक हैसियत बनाई। नेताजी और माननीय काशीराम जी दोनों ने मिलकर के सपा बसपा का गठबंधन किया और एक समय ऐसा आया कि लोकसभा इटावा में गठबंधन से पहले नेताजी ने माननीय काशीराम जी को लोकसभा में जिता करके भेजा। और कानपुर में 6 अप्रैल को यूथ 20 कंसल्टेशंस कार्यक्रम का आयोजन यह किया गया था और जिसमें G20 देशों के लगभग 1200 डेलीगेट्स इसमें शामिल होंगे। इस दौरान ITI में प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा गया है कि कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर मुख्य अतिथि होंगे और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को समाज में किस तरह से आगे ले जाना है, यह कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। आने वाला 6 अप्रैल में IIT कानपुर में यूथ 20 समिट का अनुष्ठान होगा। ये इंडिया का G20 प्रेसिडेंसी की पार्ट है, तो उसमें करीबन 1200 से 1200 लोग आएंगे और डिस्कशन में पार्ट लेंगे। दिस इज़ फॉर द यूथ एंड द थीम्स आर फ्यूचर ऑफ वर्क एंड हेल्थ, वेलबींग एंड स्पोर्ट्स। और वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज मथुरा पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने किसानों की बर्बाद हुई फसलों के बारे में बातचीत की है और कहा कि सरकार किसानों की फसलों का फिजिकल सर्वे करवाए ताकि उनको उचित मुआवजा मिल सके। ये 10 दिन तक कोई जाएगा नहीं, या जितना भूसा कूड़ा है किसान के घर में चला जाएगा। पेड़ कहेगा जी तो खाली है, किसान ने जो गुद्दा हो काट लिया। अब तक हो जाना चाहिए था, करीब 10 दिन इन चीजों को हो गए, 8-10 दिन हो गए पूरी जो बारिश हुई, और अब लोग को हो जाना चाहिए था। 2 बार बारिश के झटके हो गए।
तो नुकसान किसानों को है, उसके सर्वे होने चाहिए। तुरंत हमारे अधिकारी हैं, इन्हें वोट कहाँ से मिलेगी उसका डाटा इनके पास में सब है, एक दिन में कर देते हैं। लेकिन किसान के खेत में एक दिन में नहीं जा सकते, बताते रहेंगे और उसको लेट कर देंगे। किसान जो कटिंग उसका भुस्सा है वो लेकर अपने घर में आ जाएगा, और तुड़ा भी जो है ना वो भी खराब होगा, जितनी बार बारिश होगी वो भी खराब होगा। और बिजनौर में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली है। असल में नजीमाबाद शहर में एक मुस्लिम परिवार ने हिंदू लड़की कुमारी खुशबू और सोनू बिश्नोई की गोद भराई की रस्म अदा की है। और खुशबू के पिता न होने की वजह से फिल्म निर्माता वसीम कुरैशी के बड़े भाई हाजी यूनुस कुरैशी ने लड़की के पिता होने का कर्तव्य उन्होंने निभाया। इस दौरान वसीम कुरैशी और भाई हाजी शमीम कुरैशी ने दंपति को आशीर्वाद भी दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह 7 अप्रैल को आजमगढ़ के दौरे पर आएंगे और जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। और साथ ही आपको बता दें कि हरिहर संगीत विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी जाएगी, जिसको लेकर सांसद दिनेश लाल यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। आने वाले 7 तारीख को पूजनीय महाराज जी के हाथों से और हमारे जो गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, उनके हाथों से उसका हम लोग शिलान्यास करेंगे। और मुजफ्फरनगर में किसानों को जल्द ही आवारा पशुओं से निजात ये मिलने जा रही है, क्योंकि बहुप्रतीक्षित काऊ सेंचुरी पर कार्य शुरू हो गया है, जिसके चलते आज केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने गांव तुगलपुर कमहेड़ा में जंगल में बन रही आधुनिक काऊ सेंचुरी का निरीक्षण किया और अधिकारियों से बातचीत भी की। सरकार की एक योजना है काऊ सेंचुरी बनाना। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान हमारे साथ मौजूद है। प्रयास चल रहा है 2023 के जनवरी के पहले सप्ताह से, जो आज जाकर पूरा हुआ है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मंत्री संजीव बालियान। पूरी जानकारी काऊ सेंचुरी के बारे में पता करते हैं, क्या है ये काऊ सेंचुरी और किस तरह का निर्माण होगा और किस तरह का यहाँ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सर, पहले तो जनता टीवी में स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये काऊ सेंचुरी जो आपने जनवरी में शुरुआत की थी, जिसमें विवाद भी आई, क्या प्रोग्रेस है? विवाद समाप्त हुए तो गुलपुर कमहेड़ा में अब इसका निर्माण कार्य होगा। 40 एकड़ ये जमीन है, 90 एकड़ सामने वाली है। 40 एकड़ में निर्माण कार्य होगा। 18 काऊ शेड बनेंगे। 4 महीने के अंदर प्रोजेक्ट पूरा होगा। जब 5000 मिनिमम है जो इसमें गोवंश यहाँ रहेगा, तो शायद इतना ही मुजफ्फरनगर में होगा, तो मुजफ्फरनगर का सारा गोवंश हम यहाँ ले आएंगे और यहाँ अच्छी तरह उनकी देखभाल और व्यवस्था करेंगे, तो किसान भी शांति से सोएगा और गोवंश भी यहाँ पर रहेगा। बाहर घूमने की बहुत बड़ी 40 एकड़ 250 की ज़मीन बहुत होती है, तो बेहतर तरीके से रखेंगे, रोज़गार भी मिलेगा। कुछ और आगे भविष्य में प्रोजेक्ट इससे जुड़ेंगे तो रोज़गार की संभावनाएं शुरुआत में भी और आगे भी है। सर, हमने रास्ते से आते हुए एक स्कूल देखा है जो सरकारी योजना है, बंद पड़ा है, क्या कोई शुरुआत आपकी तरफ से की जाएगी? अभी दिशा की बैठक में यहाँ से जिला पंचायत सदस्य हैं रजत, उन्होंने मुद्दा उठाया था और इसमें बात हो चुकी है कि इसमें जो फंड नहीं आया, 2013 में शुरू हुआ था, ये अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा बनाया जा रहा था, लेकिन उसमें फिर जांच में अटक गया। अब इसे पूरा करके इसमें मुझे लगता है इसका फंड जल्दी आ जाएगा। चलो आओ साहब। मंत्री संजीव बालियान ने काऊ सेंचुरी के बारे में पूरी जानकारी दी है और इस वक्त काऊ सेंचुरी के जो बन रही है ये जिला पंचायत का क्षेत्र भी पड़ता है। मेरे साथ इस वक्त जिला पंचायत अध्यक्ष मुजफ्फरनगर डॉक्टर वीरपाल निरवाल मौजूद है। बात करते किस तरह का सहयोग जिला पंचायत की तरफ से काऊ सेंचुरी जो भारत सरकार की योजना कैसा रहेगा। सर, जनता टीवी में स्वागत है आपका। डॉक्टर वीरपाल निरवाल जी, काऊ सेंचुरी बन रही है, जिला पंचायत का पूरा एरिया पड़ता है, तो किस तरह का सहयोग आपको केंद्र सरकार की रहेगा? मेरे पड़ोस का क्षेत्र है, पहले भी जहाँ काऊ सेंचुरी बन रही थी वहाँ भी जिला पंचायत की तरफ से मार्ग का निर्माण किया जाना था, लेकिन वहाँ विवाद हुआ और अब यहाँ पर जहाँ काऊ सेंचुरी बन रही इसमें भी जिला पंचायत की तरफ से जो रास्ते का निर्माण होगा, जैसे अभी आपके सामने बात आई, वो रास्ते का निर्माण अभी 10-5 दिन में यहाँ शुरू कर देंगे और काऊ सेंचुरी बनने से पहले हम अपने उस रास्ते का निर्माण पूरा कर चुके होंगे। क्षेत्रवासियों के लिए क्या किस तरह की तरक्की रहेगी, किस तरह का व्यापार, किस तरह का? क्षेत्रवासी तो बहुत मतलब तत्परता के साथ में ये देख रहे कि काऊ सेंचुरी बने और जो नुकसान किसानों का हो रहा, मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का जितना बड़ा नुकसान इससे हो रहा है, इससे बड़ा नुकसान कुछ नहीं हुआ होगा। और ये काऊ सेंचुरी बनेगी, 5000 की क्षमता है, लेकिन मुझे लगता है कि 5 के 10 के बीच क्षमता, 5000 से 10,000 के बीच में इसमें गौधन आएगा और सारी जो आधुनिक व्यवस्थाएं हैं उसमें यहाँ की गई। और रोज़गार के भी आपने देखा होगा, अभी रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे। आप देख रहे हैं ये जो ट्रैक्टरों से बराबर करे, ये भी एक रोज़गार है। उसके बाद में गाय रखी जाएंगे, उनके पालन पोषण के लिए, उसके चारे के लिए, उनकी सेवा के लिए बहुत बड़ा एक रोज़गार यहाँ क्षेत्र वालों को मिलने जा रहा है। माना जाएगी कि शुरुआत होते ही रोज़गार मिलने लगा। बिल्कुल शुरुआत होती है, रोज़गार मिलने लगा। आप देख रहे हैं
अब इससे रोज़गार मिलने लगा, कितने मजदूर यहाँ लग रहे हैं, ये भी एक रोज़गार की कड़ी। और उसके बाद जब ये बनकर तैयार होगी, उसके बाद में जो उनके गोबर से जो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, वो भी अब देखेंगे आधुनिक तरीके के प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे। क्षेत्र में किस तरह का माहौल है? क्षेत्र में बहुत अच्छा माहौल है, सब लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। मेरे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बार कि यहाँ कितने वाहन खड़े हैं जो इसको लेवल कर रहे हैं। बड़े बड़े टीले होते हैं यहाँ पर, जिनको जेसीबी, ट्रैक्टर्स दर्जनों की संख्या में यहाँ लगे हुए हैं। ये करीब 250 बीघे का एरिया है जहाँ काऊ सेंचुरी बनकर तैयार होगी, जिसमें 18 शेड बनेंगे, जिसमें गाय के लिए अंत्येष्टि स्थल भी बनेगा, गैस प्लांट भी लगेगा जिससे सीएनजी बनाई जाएगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। क्षेत्रवासियों के लिए एक हाईवे से कनेक्टेड रोड भी बनेगा, जिसकी शुरुआत होने जा रही है 10 दिन के अंदर ही, जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निरवाल के द्वारा बताया गया है। और जल्द ही इस क्षेत्र के अंदर एक विकास की लहर, विकास की योजनाएं और भी बाकी आपको देखने मिलेगी। और लगातार काऊ सेंचुरी हमने जनवरी 2023 में आपको दिखाया था ग्राउंड जीरो से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के साथ। आज की उसकी शुरुआत हो चुकी है और आज भी केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हमारे साथ मौजूद रहे। पवन अग्रवाल, जनता टीवी, मुजफ्फरनगर। और उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं आज निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ी बैठक भी बुलाई है। निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की और बैठक में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, नगर विकास प्रमुख सचिव अमृत अभिजात, सचिव रंजन कुमार और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार भी मौजूद रहे। चुनाव के चर्चा करने के लिए बुलाया था। यहाँ पे चुनाव के विभिन्न पहलुओं पे चर्चा हुई है। बाकी उसके डिटेल्स जो है वो आपको राज्य निर्वाचन आयोग से मिलेंगे। कुछ डेट्स का क्लियर हुआ? वो सारा कुछ बोलने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ही अधिकृत है। मैं इसके बारे में कोई जानकारी सारे पहलुओं पे यहाँ नगर विकास विभाग के भी अधिकारी थे, एडीजी एलओ साहब भी थे, सभी लोग थे। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। आपको विस्तृत जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग से मिलेगी। आज बैठक हुई है, निर्वाचन आयोग क्या फैसला हुआ है? क्या कोई तारीखों पर चर्चा हुई है? निर्वाचन आयोग ने आने वाले आगामी चुनावों के संबंध में विभाग के द्वारा क्या तैयारियां की गई हैं उसकी उन्होंने समीक्षा की है और उत्तर प्रदेश पुलिस और गृह विभाग के द्वारा उनको सभी चीज़ों से अवगत कराया गया। हम पूरी तरीके से चुनाव जब भी घोषणा होगी, जिसका कार्यक्रम माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा, पूरी शांति व्यवस्था और निष्पक्ष तरीके से हम लोग कराएंगे। इसके लिए हमारे सारे संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं और उन्हीं तैयारियों के बारे में माननीय चुनाव आयुक्त महोदय ने आज बैठक की थी और वो विभागीय जिसमें उनको सारे विवरण उपलब्ध करा दिए गए। विशेष प्रेस विज्ञप्ति और कार्यक्रम के बारे में माननीय आयोग के द्वारा। और वे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले सीएम धामी ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। इसके बाद सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। जमरानी बांध परियोजना जो अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। हल्द्वानी में जमरानी बांध बनना है और इसके बनने से एक लंबे क्षेत्र को जो पेयजल और सिंचाई का बड़ा भूभाग उसके अंतर्गत आने वाला है, तो अंतिम चरण में है। उसको भी भारत सरकार की जो कैबिनेट कमेटी है उससे स्वीकृति मिलनी है। उसके लिए मैंने अनुरोध किया है। साथ में जोशीमठ की जो आपदा है उसके पुनर्वास के लिए भी, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसका संज्ञान वो लगातार लेते रहे हैं, तो मैंने फिर से अनुरोध किया है कि जल्दी से जल्दी जोशीमठ पुनर्वास के संबंध में जो केंद्र से ज़रूरी सहायता मिलनी है वो सहायता हमको मिल जाए। और साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें 25,423 आवासों का लक्ष्य है, वह भी शीघ्र से शीघ्र जो है हमको आवंटित हो जाए। साथ में जल विद्युत की जो लगभग 8 परियोजनाएं जो अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों पर प्रस्तावित हैं, जिस पर न तो सुप्रीम कोर्ट की कोई रोक है, कोई प्रतिबंध न्यायालय का भी नहीं है, और जो अन्य संस्थान हैं जो हमारे पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उनकी भी कोई भी ऐसी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। और इन 8 परियोजनाओं को राज्य सरकार को बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान अगर हो जाएगी तो 119 मेगावाट बिजली उत्तराखंड राज्य को निकट भविष्य में।
और वहीं केंद्रीय राज्य पर्यटन मंत्री अजय भट्ट हल्द्वानी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने गौलापार में बनने वाले बायोडायवर्सिटी पार्क का स्तरीय निरीक्षण किया और वन विभाग के अधिकारियों के इस पार्क के निर्माण संबंधित पूरी जानकारी भी ली है। इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि दूर दराज से आने वाले पर्यटकों के लिए हल्द्वानी में कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, इसलिए सरकार ने बायोडायवर्सिटी पार्क और उसके बाद जू का निर्माण ये किया जाएगा। 90 हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से लगभग 40 या 42 हेक्टेयर भूमि पर बायोडायवर्सिटी पार्क, जैव विविधता पार्क बनाने की योजना चल रही है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और हम सभी लोग लंबे समय से इसमें प्रयत्नशील हैं। और इसके बगल में 300 से ज़्यादा, फिर इतनी ज़मीन है 300 हेक्टेयर से ज़्यादा, तो उसमें जू बनाने का यानी चिड़ियाघर बनाने की योजना है। ये पहले मूर्त रूप ले ले तो उसके लिए थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी यहाँ उत्तराखंड गवर्नमेंट के बीच में कुछ मुद्दों पर चर्चा होनी है, तो उसके लिए भी एक बड़ा अमाउंट चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के टाइगर होंगे, उसके अंदर घूम सकेंगे और एक परमानेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारी बन सकती है। और वहीं आज देहरादून में उक्रांद के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। इस दौरान राजेंद्र बिष्ट ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में हो रहा महिला खिलाड़ियों के साथ उत्पीड़न को लेकर आवाज उठाई है और एसएसपी से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। राजेंद्र बिष्ट ने कहा है कि पहाड़ से महिला खिलाड़ी देहरादून आती हैं ताकि उन्हें सुविधाएं मिल सके, लेकिन क्रिकेट अकादमी के संचालकों द्वारा खिलाड़ियों के साथ मानसिक शारीरिक उत्पीड़न किया जाता है। जिस प्रकार से उत्तराखंड में क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट का जो यहाँ पर स्थापना हुई थी, सीयू की स्थापना, उत्तराखंड के जो युवा हैं, हमारी प्रतिभाशाली पहाड़ के युवा हैं, उनको क्रिकेट में मंच मिल सके, वे अपनी प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मंच पर दिखा सकें। लेकिन जिस प्रकार से कुछ लोगों ने उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए यहाँ पर जिम्मा उठा रखा है, इसमें नरेंद्र शाह की बात करें, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस प्रकार से एक अश्लील वीडियो एक नाबालिग। और देहरादून जिलाधिकारी सोनिका की ओर से जन सुनवाई ये की गई है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि आज कुल 96 मामले सामने आए और ज्यादा मामले इसमें घरेलू हिंसा, आपसी विवाद और जमीन से संबंधित थे। वहीं पिछली सुनवाई में मुजफ्फरनगर से संबंधित मामला सामने आया था, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने पत्राचार किया, जिसके चलते महिला को आज उसका बच्चा वापस ये दिला दिया गया है। महिला के पास बच्चा अब सुरक्षित है। हमारे पास आई थी जिसमें कि कुछ आपसी विवादों की थी, कुछ बिजली पानी, स्कूल्स की भी कुछ 2-4 कंप्लेंट्स थी आज। और इसके अलावा कुछ जो महिलाएं हैं, कुछ महिलाओं के इश्यूज जो होते हैं अपने घर में, ससुराल में, उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं। और नैनीताल रोड के आवासीय कॉलोनी में प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। और असल में आपको बता दें कि प्राधिकरण ने यह बड़ी कार्रवाई की है। आवासीय कॉलोनी में मस्जिद की गतिविधियां संचालित हो रही थी। नजुल भूमि पर व्यावसायिक बेसमेंट बनाकर निर्माण कार्य यहां पर किया जा रहा था। और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 3 से 4 अप्रैल के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने मंगलवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। साथ ही 3500 मीटर से ऊपर के क्षेत्रों में बर्फबारी भी ये हो सकती है। इस दौरान मैदानी इलाकों में भी ठंडी हवाएं चलने और बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है। सीवियर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है किसी लोकेशन पे, वो करीब आधा 1 घंटा ही चलती हैं, इससे ज़्यादा नहीं रहती हैं, तो उस दौरान कम से कम प्रिकॉशन लेना चाहिए। विशेषकर पहाड़ों में देख रहे हैं कि जो भेड़ बकरी हैं, जो चराने जाते हैं लोग या भेड़ बकरियां भी है, तो उनको नुकसान इस दौरान होता है। तो 3-4 में फिर से जो एक्टिविटी है, एक पश्चिम विक्षोभ और भी निकलेगा, उससे भी थोड़ी एक्टिविटी दिख रही, पर उतनी ज़्यादा नहीं है। और राहुल गांधी पर उत्तराखंड में भी मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रदेश भर के कांग्रेसी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। 29 सांसदों के खिलाफ हेट स्पीच मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन टारगेट हमेशा राहुल गांधी को ही किया जा रहा है, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये लाजमी सी बात थी जब से उत्तराखंड कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष करण महाराज जी ने ये घोषणा की कि
संसद के अंदर 29 ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर हेट स्पीच के मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन टारगेट केवल राहुल गांधी जी को किया जाता है। और वहीं 253 ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल आपराधिक मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। तो ऐसे में जब से हमने ये घोषणा करी कि हम चुन चुन कर उन बयानों को निकालेंगे और तारीखवार उन बयानों की जो है मुकदमे किए जाएंगे जिलों में, ब्लॉक स्तर पर, ऐसे में घबरा कर कह लीजिए या फिर किलस कर जो है यहाँ उत्तराखंड के अंदर राहुल गांधी जी के ऊपर एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। लेकिन कांग्रेस ने संघर्ष करना सीखा है। कांग्रेस संघर्षों से निकलकर आई हुई पार्टी है और जंग अगर भाजपा ने शुरू की है तो खत्म कांग्रेस ही करेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।